नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी से। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। केंद्र ने कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के लिए 6 राज्यों में भेजा दल। केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में भेजा गया केंद्रीय दल कोविड नियंत्रण और रोकथाम के लिए अनिवार्य उपायों की करेगा सिफारिश। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। 34 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज लगाई गई। पिछले 24 घंटों में 42,64,000 से ज्यादा लगाए गए टीके। लगातार 5वें दिन 50,000 से कम नए दैनिक मामले। रिकवरी रेट बढ़कर 97.01%। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारी उद्योग विभाग की कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत विकसित 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म्स को किया शुरू। कहा, इसका मकसद भारत की मेधा शक्ति के लिए नई तकनीक के रास्ते खोलना। इसके भविष्य में तकनीकी क्रांति की राह और आसान की जा सके। भाजपा ने कांग्रेस पर फिर से लगाया आरोप। राहुल गांधी वैक्सीन पर फैला रहे हैं भ्रम। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, भारत ने पूरे विश्व में किया है सबसे ज्यादा टीकाकरण। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को दिया गया है वैक्सीन का सुरक्षा कवच। भारतीय सेना में मेक इन इंडिया के तहत बने 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम हुए शामिल। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने ब्रिज सिस्टमों को इंजीनियर कोर के हवाले करते हुए कहा, ब्रिज सिस्टम से सेना को मिलेगी ताकत। जम्मू कश्मीर में अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। चौकस बीएसएफ के जवानों की जवाबी कार्रवाई से वापस लौटा ड्रोन। वहीं पुलवामा स्थित हंजीन राजपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 1 जवान शहीद। तलाशी अभियान जारी। अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में नए सुधार की पहल। भारत सहित 130 देशों ने जताई सहमति। इससे कर ढांचे की सदियों पुरानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को वर्तमान समय के बनाया जा सकेगा उपयुक्त। और खेलों की दुनिया में यूरो कप फुटबॉल के पहले क्वार्टर फाइनल में आज 3 बार की यूरोपीय चैंपियन स्पेन का मुकाबला स्विट्जरलैंड के साथ। वहीं दूसरे मैच में बेल्जियम का सामना इटली से। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बेहतर तरीके से निपटारे के लिए 6 राज्यों में केंद्रीय दलों को भेजा है। इन दलों को केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर भेजा गया है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हैं। ये दल राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे और कोविड मामलों के बढ़ने की वजहों का पता लगाएंगे। वे इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि ये अंतर क्यों आ रहा है और साथ ही कोविड-19 नियंत्रण और रोकथाम के लिए अनिवार्य उपायों की सिफारिश भी करेंगे। केंद्र सरकार कोविड महामारी के खिलाफ जंग में पूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से नेतृत्व कर रही है। कोविड प्रबंधन में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मौजूदा प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार समय समय पर केंद्रीय दलों को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भेजती है। ये टीम्स राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ संपर्क में रहते हैं और पेश चुनौतियों और उनके समक्ष उत्पन्न मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करते हैं, ताकि उनकी कोविड की रोकथाम गतिविधियों को मजबूती प्रदान की जा सके और अवरोधों को, यदि कोई हैं, तो दूर किया जा सके।
इन केंद्रीय दलों की रिपोर्ट्स को राज्यों के साथ साझा किया जाता है ताकि इस पर आगे की कार्रवाई हो सके। और भारत ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 34 करोड़ 76 हजार से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 42,64,123 टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 33 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोरोना टीके मुहैया कराए हैं। 44 लाख से ज्यादा डोज पाइपलाइन में हैं और ये अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त हो जाएंगी। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 46,617 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 59,384 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.01% हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर कुल संख्या 5,09,637 हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.57% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.48% है, जो लगातार 25 दिन से 5% से कम बनी हुई है। वहीं लगातार 50वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित मामलों से कहीं ज्यादा है। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 1 जुलाई तक कुल 41 करोड़ 42 लाख 51,520 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें 1 जुलाई को 18,80,026 नमूनों की जांच की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना स्थिति की समीक्षा के लिए टीम 9 के साथ बैठक की। राज्य में कोरोना प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जिससे कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने पर चर्चा की जाती है। और कोविड के हालातों की समीक्षा के लिए जो दल भेजे गए हैं उन पर और वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। नीतेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन राज्यों में मामले ज्यादा हैं उन पर रोक लगाई जाए, वहां पर निवारण किया जाए ताकि देश भर में कोरोना की स्थिति पर निपटारा किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण है इन टीमों का उन राज्यों में जाना। जी बिल्कुल रजनी, समय समय पर केंद्र टीम भेजती रहती है राज्यों को जहां पर मामले ज्यादा दिखते हैं। तो यहाँ पे अभी 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर देखा जा रहा है कि एक ट्रेंड दिख रहा है कि वहां पे मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें केरल है और नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट है। और अगर हम देखें तो नीचे हम साउथ को देखते हैं, साउथ का एक स्टेट है, फिर नॉर्थ ईस्ट के 2 से 3 स्टेट है और एक छत्तीसगढ़ है जो मिडिल भारत का स्टेट है। तो तीनों अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो वहां पर मामले बढ़ रहे हैं और अगर ज्यादा प्रसार हुआ तो इनसे दूसरे राज्यों में फैलने का खतरा है। इसीलिए केंद्रीय टीम को वहां पे भेजा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, टेस्टिंग है, जो 5 सूत्री जो एक रणनीति है उस पे काम हो, साथ ही साथ वैक्सीनेशन पे जोर रहे। जहां पर मामले ज्यादा आए हैं उन तमाम डिस्ट्रिक्ट में, उस इलाके में जहां पर केस बढ़ रहे हैं तो वैक्सीनेशन को भी तेज किया जाए। इसलिए इन टीमों को भेजा गया है जो राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ करके उनको सुझाव देंगे और वो क्या कुछ कदम उठा रहे हैं इसकी जानकारी केंद्रीय टीम को मिलेगी, जो वो स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजेंगे और वो ग्राउंड पे भी जाएंगे, उन इलाकों में जाएंगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किस तरह से हो रही है, कंटेनमेंट जोन किस तरह से बन रहा है, टेस्टिंग किस तरीके से हो रहा है और क्लिनिकल मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है कि अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है। क्योंकि 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट इन राज्यों में देखा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। हर हाल में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट लाने का लक्ष्य है सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, ताकि जो दूसरे इलाकों में तीसरी लहर न आए और दूसरे इलाकों में ये मामले न। बिल्कुल नीतेंद्र, ये तमाम राज्य जहां पर ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी तमाम वहां पर चुनौतियां मौजूद हैं, जागरूकता की भी कमी है, खासकर वैक्सीनेशन और कोविड के दूसरी सावधानियों को लेकर। इन तमाम बातों पर भी एक अलग से रणनीतिक जो है वो पहल करने की कोशिश की जाएगी, खासकर वैक्सीनेशन को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए चक्कर क्या है कि बहुत से जो ये साउथ के स्टेट है, जो केरल है, वहाँ पे लगातार मामले हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। लोग कई बार देखा जाता है कि वो सोशल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं करते, बाजारों में बिना मास्क के घूमते हैं
या फिर कई बार लोगों को मामूली अगर लक्षण है तो वो टेस्ट नहीं कराते हैं, वो दूसरों को संक्रमित करते रहते हैं। और कई ऐसे इलाके जहां कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन नहीं होता है, ये तमाम चीज कई बार देखा जाता है। तो इसी वजह से उन इलाकों में, उन राज्यों में केंद्रीय टीम जाती है, एक बार वो फील्ड विजिट भी करती है, उन इलाकों को देखती है कि वहाँ पर किस तरीके से रणनीति अपनाया जा रहा है। अगर कुछ सुझाव देने की जरूरत होती है तो केंद्रीय टीम सुझाव भी देती है कि आपको उन सुझावों पर अमल करना चाहिए, जिससे एक कंट्रोल हो। और सबके अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग तरह की रणनीति है, अलग अलग मॉडल्स हैं। उस मॉडल के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और यही रणनीति केंद्र और राज्य की रही है कि जल्द से जल्द उन एरिया में जहाँ पे मामले फैल रहे हैं वहीं लोकल लेवल पे रोका जाए, ताकि इसका स्प्रेड दूसरे जगह पे ना हो, दूसरे राज्यों में ना हो। बिल्कुल, इन राज्यों से इतर देश भर में देखा जा रहा है कि पॉजिटिविटी दर में कमी देखी जा रही है, संक्रमित मामलों की संख्या में कमी देखी जा रही है। एक अच्छा संकेत है, लेकिन सावधानी अभी भी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो ये सही दिशा में और सही वक्त पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक 34 करोड़ डोज पूरे देश में लग चुका है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर दुनिया की दूसरे देशों से तुलना हम करें तो सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में लग रहा है। हर दिन औसतन हम देख रहे हैं कि 50 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हो रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। करीब 1 करोड़ से ज्यादा डोज अभी राज्यों के पास अवेलेबल है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें बताया है। और हर दिन कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा रहा है। कई कंपनियां और आ रही हैं। 4 इस वक्त वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है, 5वां अभी पाइपलाइन में है। जायडस के वैक्सीन को उसने अप्लाई किया हुआ है इमरजेंसी यूज के लिए, उनको भी लगभग जी। ऐसे में हम देखते हैं कि जब बहुत से वैक्सीन हमारे पास आएंगे, प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा और अगस्त सितंबर से हम देखेंगे कि और ज्यादा बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को चलाया गया, ताकि दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो वैक्सीन की दिशा में काफी रणनीतिक एक तरह से रणनीति बना करके केंद्र और राज्य मिल करके इस गति को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के। और अब बात ताज़ा खबर की। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि पुलवामा स्थित हंजिन राजपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचे, आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। कल देर रात पुलवामा के हंजिन राजपुरा में ये मुठभेड़ हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचे, आतंकियों ने उन पर गोली चला दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और भारी गोलाबारी की। मुठभेड़ में सेना, पुलवामा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शामिल हैं। सेना का तलाशी अभियान अब भी जारी है। We unfortunately lost an army havaldar last night during the course of firefight. A police, army and CRP is on the ground. They are winding up the operation. Presence of 3 more militants was reported, and after the operation is over, we'll come to know about more details. जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की 42वीं बटालियन ने आज सुबह जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को देखा। चौकस बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन वापस चला गया। ड्रोन पाकिस्तान की जुम्मत चौकी की तरफ से आया था और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वो सीमा को पार नहीं कर सका। सीमा सुरक्षा बल के अनुसार छोटा पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अलर्ट बीएसएफ जवानों के कारण इसे तुरंत वापस लौटना पड़ा। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि ये ड्रोन इलाके की निगरानी करने के लिए आया था। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले पर कहा कि इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के हाथ होने के संकेत मिले हैं।
देखिए, अभी तक का जितना इनिशियल एविडेंस सामने आया उसके हिसाब से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो पहलू हैं इसके अलग अलग वो तफ्तीश के दौरान देखे जाएंगे कि ड्रोन पार से उड़ा या फिर बॉर्डर के आसपास से या इंटरनली कहीं से उसको उड़ाया गया। फिर इंडिकेशंस हैं कि लश्कर तौबा का इसमें हाथ शामिल है, क्योंकि लश्कर तौबा लगभग दर्जन से ज़्यादा गतिविधियां इस तरह की पहले कर चुकी हैं, जिसमें वेपन ड्रॉपिंग के केसेस भी हैं। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी इन तमाम खबरों के लिए अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता रमेश रैना से। रमेश, सबसे पहले बात करेंगे जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था पुलवामा में और आतंकियों के साथ जो सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, उसमें क्या ज़्यादा जानकारी है? देखिए, ऐसा एक मुठभेड़ श्रीनगर पुलवामा में हुई थी, उसमें कुछ एक आर्मी का एक जवान शहीद हुआ है। लेकिन मैं यहाँ बात जम्मू में करूँगा कि आज सुबह तड़के एक और पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जैसा आपने बता दिया, क्योंकि अलग अलग घटनाएं कि एक जो मुठभेड़ की बात आपने की वो पुलवामा जिले में हुआ है, कश्मीर घाटी में हुआ, और ये जो पाकिस्तानी ड्रोन आज देखा गया वो यहाँ जम्मू के अरनिया सेक्टर में देखा गया है। और यहाँ बताऊं कि उस पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आ रहा था आज सुबह तड़के, तो हमारे जो बीएसएफ के जवान थे उन्होंने वापस उसको मार गिराने की कोशिश की, लेकिन 5-6 राउंड लगाने के बाद वो ड्रोन क्वाडकॉप्टर था वो वापस पाकिस्तानी सीमा में चला गया। तो ये बात साफ है कि जो ड्रोन पिछले दिनों से कुछ दिखाई दे रहे हैं, अभी हाल ही में जो सुबह संडे को अर्ली मॉर्निंग जो 2 एक्सप्लोसिव मतलब ब्लास्ट हुए थे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे, जैसा कि डीजीपी ने कहा कि उसके पीछे लश्कर तोयबा का हाथ हो सकता है। और आज भी जो ड्रोन देखा गया जो वो पाकिस्तान वापस भाग गया, तो सीधा शक जाहिर किया गया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ से ये सारे ड्रोन यहाँ भेजे जा रहे हैं ताकि जो हमारे मिलिट्री प्रतिष्ठान है उस पर उनको निशाना बनाया जा सके। जी रमेश, अगर बात करें तो निरंतर जम्मू कश्मीर जो है वो शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी शांति में कहीं ना कहीं खलल डालने की ये कोशिश है और अब तमाम आतंकी संगठन और खुद पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं तकनीक को सहारा बना रहा है आतंक फैलाने के लिए। देखिए, अगर आप देखिए पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रही है, पिछले 30 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत में एक प्रॉक्सी वार चला रहा है, उसमें वो कभी कामयाब हो, लेकिन क्या है कि हर कुछ ना कुछ के जैसे सीमाओं पे फायरिंग हो रही थी, हमारे जो सीमा पर लोग रहने वाले थे उनको काफी तकलीफ होती थी। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें जो काफी प्रगति हुई। जब भी हम देखें कि जब भी जम्मू कश्मीर में कोई अच्छे काम की तरफ बात होती है, कोई प्रगति का कोई बात होती है, तो पाकिस्तान के जो वहाँ आकर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको इस बात से खुशी नहीं होती है, वो बौखला जाता है और कुछ ना कुछ वो अपने नापाक जो उसके मंसूबे उनको अंजाम देता है। और ये जो आज देखिए, अभी हमने दोनों ममालिक के बीच, दोनों मुल्कों के बीच में एक वो सीज फायर वायलेशन के बारे में एक समझौता एग्रीमेंट हुआ है कि हम एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे। जैसे पिछले 5-6 महीनों से सीमाओं थोड़ा शांत है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान शांति से बैठ नहीं सकता, उसकी पॉलिसी ये है कि कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ गड़बड़ किया है और अब उसने एक नया तरीका इख्तियार किया है कि ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में या हमारे वो नेबरिंग स्टेट है पंजाब, वहां पर हथियार भेज दे और ये ड्रोन का सहारा यूज कर रहा है। अच्छा, अभी आपको बता दूं कि मतलब अभी जो संडे को अटैक हुआ था उसके बाद एक हमारे को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे एंटी ड्रोन तकनीक प्रणाली उन्होंने वहाँ पर लगा दी है और जैमर लगा दिए, उस एंटी ड्रोन डिटेक्टर लगा दिए, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगा दिए और ड्रोन को मार गिराने के लिए हथियार भी लगा दिए गए। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान आराम से नहीं बैठ रहा, उसके मंसूबे कि कहीं ना कहीं वो कुछ गड़बड़ करे और इस बात से खुशी नहीं हो रही कि जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की हो। बिल्कुल, तो ये ड्रोन भेजने की मंशा को किस तरीके से समझा जाए? ये सीधा हमें एक चुनौती देता दिखाई दे रहा है या केवल एक माहौल बना है शांति का, उसको भंग करने का एक प्रयास है? देखिए, मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि जो अभी हाल ही में जो ऑल पार्टीज मीट दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बुलाई थी, काफ़ी सफल मीटिंग हुई है। जैसे कि हमें राजनीतिक दल वहां पर गए थे और हर एक ने इस मीटिंग की प्रशंसा की थी और वो सभी इस बात से खुश थे कि प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल की है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है डेवलपमेंट की तरफ। और ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही है और एक तरफ से देखिए
जो जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन है एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेशन है, एक वाइटल इंस्टॉलेशन है, आप उस पर डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे एक तरह की चुनौती भी है कि पाकिस्तान आराम से बैठना नहीं चाहता है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का उसका मंसूबा, और वो लश्कर तोबा जो वहां पर है, जैश ए मोहम्मद है, उसके जो वहां मिलिटेंट है, टेररिस्ट है, उनके थ्रू वो ISI एजेंसी है, जग जाहिर है कि ISI एजेंसी जो है वो पूरे इनको टेररिस्ट को उनको ट्रेनिंग देती है, और ये सीधा हैंडी वर्क है पाकिस्तान का और लश्कर तोयबा, जैसे अभी आप डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा है। बिल्कुल। तो कि इसके जवाब में हमारी क्या रणनीति होगी, किस तरीके से हम अपने आप को तकनीकी रूप से और ज़्यादा सक्षम कर सकते हैं? किसी पर भी पहले से हम हमला नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को अपनी सुरक्षा के लिए तकनीकी रूप से बात करें या ड्रोन के मामले में बात करें तो हमारी क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, जब ये परसों संडे को सुबह एयरफोर्स स्टेशन पे जो ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ही उस दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर लेह के दौरे पे थे। उसी दौरान वो लेह के दौरे पे होते भी अपने वो एयरफोर्स अथॉरिटीज़ के साथ पूरा उनका संपर्क था। वहाँ से आने के बाद ये बात भी है कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में मीटिंग ली है। हमारे यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी इस मसले पर नज़र बनाए हुए हैं, और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पूरी इस बात की इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे ये जो पाकिस्तान ने नया मॉडस ऑपरेंडी अपनाया हुआ है उसको कैसे विफल किया जा सके। तो वही मैंने अभी आपसे कहा कि हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि एनएसजी की तरफ से यहाँ पर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे एंटी ड्रोन तकनीक प्रणाली लगा दी गई है, जैमर लगा दी गई, रेडियो फ्रीक्वेंसी वो लगा दी गई, ताकि और साथ ही कि वो ड्रोन को मार गिराने के लिए हथियार भी लगा दिए गए। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे यहाँ पूरे मुल्क में जितने वाइटल इंस्टॉलेशन हैं उन पे इस तरह की ये हथियार लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर कभी दोबारा दुश्मन कोई दुस्साहस करे, ये ड्रोन का जो एक नया मॉडस ऑपरेंडी पाकिस्तान ने यूज किया, जो लश्कर तोबा या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज किया इंडिया को अटैक करने के लिए, इंडिया के वाइटल इंस्टॉलेशन को अटैक करने के, उनको क्षति पहुंचाने के लिए, उसको विफल करने के लिए अभी और कल भी आर्मी चीफ ने जनरल नरवणे ने यह भी बताया कि हम इस बात पे आर्मी सक्षम है कि वो इस तरह के मंसूबों को नाकाम करने के लिए काम करे, और उसमें वो सक्षम वो कर भी लेंगे। ये जी बहुत बहुत शुक्रिया रमेश रन्ना जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अंदर ड्रोन देखा गया। भारत ने इस सुरक्षा उल्लंघन का कड़ा विरोध किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, लगातार ये जो कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से, और अब जो ड्रोन को उसने हथियार बनाया है, किस तरीके के मंसूबे जाहिर करता है? देखिए, ये बहुत वरिंग डेवलपमेंट है जो आज हुआ है। इंडियन हाई कमीशन जो हमारा जो दूतावास है इस्लामाबाद में, उसके प्रेमिसेस के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर एक सस्पिशियस ड्रोन देखा गया, और वो सर्वेलेंस वहां कर रहा था। अब उसका ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली क्या था ये क्लियर नहीं है, क्योंकि जब ये स्पॉट हुआ उसकी कुछ देर बाद ये ड्रोन वहां से फ्लाई अवे कर गया। इंडियन हाई कमीशन के ऑफिशियल्स ने इस मैटर को काफी स्ट्रांगली रेज किया है और बड़ी एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद में। इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उस पे आज शाम तक एक स्टेटमेंट भी इशू होगा, क्योंकि ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। अब ये एक काफी बड़ा उल्लंघन है जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का, क्योंकि जो हाई कमीशन होती हैं या एम्बेसीज होती हैं उसके अंदर फॉरेन कंट्री का कोई दखल नहीं हो सकता। इनफैक्ट वो उसके अंदर एंटर तक नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। तो इस तरह की का ड्रोन से सर्वेलेंस करना या अगर उसका और कोई मंसूबा था तो ये एक बहुत ही बड़ी वरिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान अक्सर देखा गया है कि डिनाई करता है कि जी ये पाकिस्तानी स्टेट नहीं कर रही, पर फैक्ट ऑफ द मैटर है चाहे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे एक अटेम्प्टेड अटैक हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह के ड्रोन सर्वेलेंस करते हैं तो ये क्लियरली पाकिस्तान की सरजमी को अलाउ किया जा रहा है इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। तो पाकिस्तान अपनी जिम्मेवारी वहां से डिनाई नहीं कर सकता, और ये एक काफी वरिंग डेवलपमेंट है जिसको बड़ा सीरियसली व्यू किया जा रहा है विदेश मंत्रालय में, हमारी इंडियन हाई कमीशन में
अपना इस्लामाबाद में। जी जी अमृतपाल, अमृतपाल आज सुबह ही आरनिया के में देखा गया, पाकिस्तान के एक क्षेत्र में ड्रोन को भारतीय सीमा के पास से देखा गया। उसके बाद अब हम उच्चायोग में देख रहे हैं कि वहां पर ड्रोन देखा गया। ये सीधा सीधा पाकिस्तान जो है वो उकसावे की कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जाए, बातचीत के लिए आगे बढ़ना तो दूर, कहीं ना कहीं भारत को एक तरीके से चुनौती दे रहा है पाकिस्तान। देखिए, ये आप कह सकती हैं, हालांकि पाकिस्तान इसमें अपनी डिनायबिलिटी शो करेगा। वो कहेगा कि जी हमारी एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, और इस तरह की जो रीजनिंग हमने पहले भी पाकिस्तान की ऑफिशियल दम से सुनी है। पर ये तो है कि अगर ओवरटली पाकिस्तान कहता है जैसे कि हम इनको नहीं सपोर्ट करते या इनकरेज करते, पर ओवरटली वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। और जो जमीनी बात ये है कि सरजमीन पाकिस्तान से ये एक्टिविटीज चल रही हैं, तो जिम्मेवारी पाकिस्तान की है। द बक स्टॉप्स एट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज बाउंड टू एक्ट अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, वो तंजीमें जो इस तरह के मंसूबों को अंजाम दे रही हैं। तो क्लियरली पाकिस्तान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता है। इस तरह की एक्टिविटीज का बढ़ना क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान की जो एक बौखलाहट है जम्मू कश्मीर पर, जो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है स्टेटहुड को रिस्टोर करने की, वहाँ पीस एस्टैब्लिश करने की, डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे लेके जाने की, पॉलिटिकल प्रोसेस को फर्दर करने की, उसके जो अंजाम मतलब उसके रिएक्शन में पाकिस्तान इस तरह की एक्टिविटीज में इधर डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली अपने जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको यूज कर रहा है, उन तंजीमों को जिसको वो लगातार पाल के रखा हुआ है और जिसकी वजह से FATF ने उनको लगातार ग्रे लिस्ट में रखा है। लेटेस्ट राउंड में भी उनको कहा गया है कि आपने जो प्रॉमिस की थी क्रैकडाउन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और टेरर नेटवर्क्स के, टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क्स का, वो आपने नहीं किया है। तो ये क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि पाकिस्तान की एक बौखलाहट है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट्स की के आफ्टरमैथ में, कि जिस तरह की वो हरकतें इधर डायरेक्टली कर रहा है या इनडायरेक्टली उनको इनकरेज कर रहा है। जी जी, तो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अंदर ड्रोन देखा गया है, इसी पर जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अरे मामा जी, अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज करोड़ों सपनों को हौसला मिला है मुद्रा लोन से। मेरा नाम जावेद अख्तर है। कुछ लाइफ में ऐसी अनसर्टेनिटीज आई तो मुझे अपनी जॉब को रिजाइन करना पड़ा। मैं डिस्ट्रीब्यूशन हाउस खोलना चाहता था। मैं अपना प्रोजेक्ट लेकर बैंक को अप्रोच किया और मुझे विदिन 2 डेज में मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया था। कम ब्याज में कोलेटरल फ्री मुझे लोन दिया गया। आज 30 एम्प्लॉइज को मैं अपने अंदर में एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के कोई ब्रोकर या एजेंट नहीं है। ब्रेक के बाद मेजर प्राइम में आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में 6 टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इन प्लेटफॉर्म से नई और उपयोगी इंजीनियरिंग को भारत की जरूरत के मकसद से उपयोग में लाया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म भारतीय हितधारकों को एक साथ लाने का प्रयास है। इसका मकसद है कि भारत की मेधा शक्ति के लिए नई तकनीक के द्वार खोले जाएं, जिससे भविष्य में तकनीकी क्रांति की राह और भी आसान हो सके। This initiative, technology platforms, will bring all Indian stakeholders together, bring in right investment also, partnered by government, but essentially it's a stakeholders platform. And then with multiple effect, we can move ahead on research and development and bring out the solutions to the vexed problem. उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जिसने 2 वैक्सीन विकसित की हैं। Only 12 countries have invented a vaccine, and India is among the few countries which has invented 2. Just think, if we would not have invented any vaccine, what would have been our fate now? But this is the essence of innovation. It brings out solutions, and therefore all these solutions will take India to the Atmanirbhar vision of Prime Minister of Narendra Modi, and this is happening. This initiative has started in the Azadi Ka Amrut Mahotsav, 75 years of independence. We have made progress in last 75 years. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी में नेता के रूप में परिपक्वता और गंभीरता नहीं है। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी के बेतुके बयान देश के सभी नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। मिस्टर राहुल गांधी lacks the maturity, the seriousness that should be there in a leader of opposition. He lacks the seriousness and maturity that should be there in a member of parliament. His utterances are not only an embarrassment to the leaders of his party, they are an embarrassment for every citizen of the country. The U-turns, the flip-flops, the contradictions in letters of Shrimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi reveal a lot. And they clearly reveal there is a sinister plot to defame our country.
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र राज्यों को वैक्सीन देकर कोरोना को हराना चाहती है, वहीं विपक्ष नहीं चाहती कि भारत कोविड को परास्त करे। केंद्र सरकार भारत की जनता को सुरक्षा कवच दे रही है वैक्सीन के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खासकर और कुछ विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना को आज मेक इन इंडिया के तहत 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम मिले हैं। ब्रिज सिस्टम सेना को भौगोलिक बाधाएं जैसे नदी, नहर या पहाड़ी जगहों पर पुलनुमा व्यवस्था के जरिए आगे बढ़ने में मदद करेंगे। 10 मीटर लंबी ये मशीन भारत में ही बनाई गई है। ये 12 ब्रिज सिस्टम अभी सेनाओं को विशेष तौर पर पाकिस्तान के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमाओं पर इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं। दिल्ली कैंट में थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने इन ब्रिज सिस्टम को इंजीनियर कोर के हवाले किया। इनकी कीमत 492 करोड़ रुपए है। इस सिस्टम को भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विकसित किया है और इसे लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा बनाया गया है। ये सिस्टम 70 टन तक का टैंक उठा सकने में सक्षम है। ये सिस्टम इंजीनियर्स कॉर्प्स की वर्तमान ब्रिज क्षमता में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ोतरी करेंगे। भविष्य में देश की पश्चिमी सीमा पर किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में ये बड़े गेम चेंजर साबित हो सके हैं। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि स्वदेश में विकसित इस सिस्टम के सेना में शामिल होने से हमारी सेना को शक्ति मिलेगी। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सारे यहाँ उपस्थित हैं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को इंडियन आर्मी में शामिल करने के लिए। ये शॉर्ट स्पैन ब्रिज पूरा इंडिया में बना है। इसका डिजाइन भी DRDO द्वारा किया गया और प्रोडक्शन L&T द्वारा। और ये हमारा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का एक और सफलपूर्वक कदम है। इसके लिए मैं सभी जो इसमें शामिल थे, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डेवलपमेंट टीम, इंडस्ट्री पार्टनर और जो इसमें जवान भी शामिल थे, मैं उन सब की सराहना करता हूं। इस ब्रिज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी जो काबिलियत है वो और भी बढ़ेगी। हमारे नॉर्दर्न यानी उत्तर और वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी बॉर्डर्स पर एडवर्सरीज हैं, यानी कि हमारे दुश्मन मौजूद हैं और ऐसा जब जंग हो जाती है तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा वहाँ पर अपने टैंक्स और ट्रूप्स और मटेरियल्स को पहुँचाना। आज 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को इंडक्ट किया गया है आर्मी में। इंडियन आर्मी के पास, कोर ऑफ इंजीनियर्स के पास ऑलरेडी सर्वत्र ब्रिज जो कि 75 मीटर का ब्रिज है और 5 मीटर और 15 मीटर के ब्रिजेस मौजूद हैं। तो जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर इन ब्रिजेस के द्वारा कैनाल्स पर ब्रिजेस ले किए जा सकते हैं और टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की मूवमेंट संभव हो सकती है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए।
और अब बढ़ते हैं बेंगलुरु की तरफ। बेंगलुरु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैव प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप से जुड़े लोगों के साथ आज मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण भी उनके साथ मौजूद रहे। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन विस्फोट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकवादियों को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पटना पहुंची। आतंकवादियों को ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से ले जाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को इस हमले के सिलसिले में 2 भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जो कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बताए जा रहे हैं। ये घटना 17 जून को हुई थी, जिसमें दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल में धमाका हुआ था। इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ था। और उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है। साथ ही उन्होंने पुलिस के काम में तकनीक के इस्तेमाल पर बल देने की बात कही। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाएं, ये एक प्रयास रहेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ स्थित लोक भवन पहुंचे। कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार पहले से ही किसानों के डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने और नए सोलर पंप लगाने का काम कर रही है। अब सरकार कृषि फीडर का सौरकरण करने जा रही है, जिससे बिजली की बचत तो होगी ही, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली भी मिल सकेगी। कृषि फीडर के सौरकरण के फायदों पर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि इससे किसानों को तो फायदा होगा ही और राज्य सरकारों का सब्सिडी का पैसा भी बचेगा। पूरी जो योजना है, जो ऐलान हुई है, ये क्या है? हम लोग कुसुम योजना के तहत 3 कंपोनेंट था। कंपोनेंट ए में बैरन लैंड के ऊपर में किसानों को अपना सोलर प्लांट लगाना था। कंपोनेंट बी और सी में पंप्स हम लोग को लगाने थे किसानों के घरों में, उनके खेतों में। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा पर्पस उद्देश्य है सोलर एनर्जी को खेती के लिए यूज़ करना, तो क्यों नहीं फीडर जो एग्रीकल्चर फीडर है उसी को सोलराइज कर दिया जाए, वहीं पर एक सोलर प्लांट लगा दिया जाए। तो अभी एक सोलर प्लांट की योजना है जिसमें केंद्र सरकार अपनी 30% की सब्सिडी जो थी वो देंगे हम लोग, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाकी पैसे अपनी तरफ से लगा करके प्लांट लगवा सकते हैं, या चाहे तो वो प्राइवेट डेवलपर को बीच में ला करके प्लांट लगवा सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा लगा के करते हैं तो 4 साल के अंदर में उनका पूरा पैसा जो सब्सिडी वो देते थे हर साल, उसी से वसूल हो जाएगा। और बाकी 21 साल, जो 25 साल की लाइफ अगर मानते हैं प्लांट्स की, तो बाकी 21 साल उनका कोई सब्सिडी बर्डन नहीं रहेगा उनके ऊपर में। और अगर डेवलपर के थ्रू लगाते हैं तो भी उनका जो बिजली का एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई है वो करीब 6-6.5 रुपये का है। ऐसा करने से डेवलपर को बीच में लाने से बस 2 रुपये के आसपास आ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी की बचत उनकी होगी, 2/3 सब्सिडी उनका बच जाएगा। कितना रिस्पांस रहा है अभी तक और क्या टारगेट है अब जब इसमें एक बड़ा ऐलान किया गया है? अभी हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेकर के दोनों कंपोनेंट जो है कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी उसको एक साथ मर्ज कर दिया है। मतलब ये है कि अगर बी में कुछ संख्या है अगर वो बच रहा है तो हम सी में भी यूज़ कर सकते हैं और सी का बी भी कर सकते हैं। तो बी में डीजल पंप को रिप्लेस करना था सोलर पंप से, उसमें हम लोगों ने 3.75 लाख का आवंटन किया हुआ है जो कि स्टेट्स अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो कंपोनेंट सी में जो सोलर ग्रिड से कनेक्टेड पंप्स थे उनको सोलर पैनल दे करके सोलराइज करने की बात थी, उसमें करीब 75,000 के आसपास हम लोगों ने सैंक्शन किया था। जो हमारे पास कैपेसिटी बच रही है, अगर हम पूरा का पूरा फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दें तो करीब 42 लाख के आसपास की कैपेसिटी हमारी बचेगी।
और 43 लाख के आसपास का डिमांड हमको स्टेट से मिला हुआ है। तो स्टेट्स के डिमांड को हम पूरा मीट कर सकते हैं। क्या भविष्य में अगर कृषि फीडर का सौरकरण होगा तो डीजल पंप तो धीरे धीरे खत्म ही होंगे और ये बिजली से भी जो पंप है उनको भी सोलर पंप से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि फीडर स्तर पर सौरकरण हो जाएगा। हमारा इसमें काफ़ी पर्पस सर्व हो रहा है ऐसा करने से, क्योंकि किसान को अगर डीजल पंप को सोलर पंप से रिप्लेस करते हैं तो काफ़ी डीजल सेविंग्स होती है, उनसे फ़ायदा मिलता है उनको। और अगर बिजली से चलने वाले जो उनके पंप्स हैं उसको हम सोलर से चलाते हैं तो बिजली उनको पहले भी करीब करीब मुफ्त में मिल रही थी। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की वो चार्ज करते हैं, तो अभी भी उनको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए दूरदर्शन से। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। क्या हलचल है बिजनेस की दुनिया में, बता रहे हैं अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने कहा है कि भारत सहित 130 देशों ने न्यूनतम 15% वैश्विक कॉर्पोरेट कर पर अपनी सहमति जता दी है। OECD ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और एप्पल समेत वैश्विक कंपनियों पर व्यापारिक करार लागू होने से कम 15% कर लगेगा। इससे कर ढांचे की सदियों पुरानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को वर्तमान समय के उपयोग बनाया जा सकेगा। संगठन के देशों ने अमेजॉन और गूगल जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफे और कराधान को अधिक युक्तिसंगत बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने देशों से लेकर बाजारों तक की पहुंच वाले क्षेत्र के लिए कर अधिकार सौंपेगा, जहां उसकी व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं और वे मुनाफा कमाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पूर्ण वैश्विक समझौते से हमें कॉर्पोरेट करों के लिए एक निदान मिल गया है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक ने कहा कि G20 सहित दुनिया भर के 130 देश अब वैश्विक कर में सुधार के लिए एक साथ आ गए हैं, जिससे अभियान और आगे बढ़ गया है। कर सुधार के एक अन्य समर्थक जर्मनी ने इसे कर न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। तो फ्रांस ने कहा कि ये इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण कर समझौता है। पिछले महीने ही ब्रिटेन में हुई एक बैठक में दुनिया के धनाढ्य देशों के समूह G7 के अनुमोदन के बाद ये औपचारिक समझौता हुआ है और अब इस पर आगे वार्ता इस महीने 9 तारीख को इटली के वेनिस में G20 समूह देशों की बैठक में होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि बदहाल आर्थिक व्यवस्थाओं में मई के आखिर से सुधार होना शुरू हो गया है। शक्तिकांत दास ने RBI द्वारा तैयार की गई द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में लिखा कि जो आर्थिक सुधार 2020-21 की दूसरी छमाही में शुरू हुए, उस पर दूसरी लहर की वजह से इस साल अप्रैल-मई के महीने में काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा। हालांकि जिस तेज़ी से संक्रमण की दर बढ़ी उसमें उतनी ही तेज़ी से कमी भी आई और इसके साथ ही मई के आखिर और जून की शुरुआत में आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आनी शुरू हुई है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वित्तीय संस्थाओं के लेखा जोखा और कामकाज पर उतना प्रतिकूल असर नहीं पड़ा जितना पहले आशंका जताई जा रही थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नियामक स्तर पर जो राहत दिए गए हैं उसके प्रभाव सामने आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि घरेलू वित्तीय बाजारों को महामारी के तेजी से कम होने और टीकाकरण अभियान में गति आने से भी बल मिला है। इससे यह उम्मीद भी बढ़ी है कि पाबंदियों में ढील की वजह से अर्थव्यवस्था पटरी पर तेजी से लौटती हुई नजर आएगी। और मजबूत वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 41 अंकों की तेजी के साथ 52,360 पर खुला।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 17 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। टाटा स्टील, JSW स्टील, TCS और ब्रिटानिया में गिरावट दिखाई दी और इस वक्त थोड़ी देर पहले सपाट कारोबार होता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल अभी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो सेंसेक्स है वो बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। IT और मेटल इंडेक्स में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, जिसमें JSW, GS स्टील जैसी कंपनियां दबाव में कारोबार करती हुई नजर आ रही। तो फिलहाल व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। रजनी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। धन्यवाद। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस मामलों की दैनिक गिनती गुरुवार को 800 से ऊपर पहुंच गई, जो 7 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। 80% से ज्यादा नए मामले सियोल महानगरीय क्षेत्र में सामने आए, जहां रेस्तरां और निजी शैक्षणिक संस्थानों की क्लस्टर संक्रमण की बात कही जा रही है। इस बीच सियोल और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोविड-19 मामलों में अचानक से वृद्धि के कारण सामाजिक दूरी जैसे नियमों में ढील देने का निर्णय 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले सरकार ने सामाजिक दूरी में ढील देने और सियोल सहित कई क्षेत्रों में 6 लोगों की निजी सभा की अनुमति देने की बात कही थी। ध्यान रहे कि पिछले कुछ महीनों में दैनिक मामलों की संख्या लगभग 500 हो जाने और देश के टीकाकरण अभियान में तेजी आने के बाद से दक्षिण कोरियाई सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल में नरमी की थी। और धरती की सतह पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में पिछले साल अब तक का सबसे गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने अंटार्कटिक महाद्वीप में तापमान के नए रिकॉर्ड की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र ने अंटार्कटिक में पिछले साल 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने कहा है कि 6 फरवरी 2020 को अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर अर्जेंटीना के एस्पेरांजा अनुसंधान केंद्र में रिकॉर्ड 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। WMO ने 20.75 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान रीडिंग को खारिज कर दिया, जो 9 फरवरी 2020 को पास के सीमोर द्वीप पर एक ब्राजीलियन स्वचालित पर्माफ्रॉस्ट मॉनिटरिंग स्टेशन पर रिपोर्ट किया गया था, जो प्रायद्वीप से कुछ दूर दक्षिण अमेरिका की ओर फैला है। अंटार्कटिक महाद्वीप के लिए पिछला सत्यापित रिकॉर्ड 24 मार्च 2015 को एस्पेरांजा अनुसंधान केंद्र में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। खेल की दुनिया से जोड़ रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। शुरुआत करते हैं ओलंपिक से जुड़ी एक अच्छी खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस कड़ी में एक और नाम केरल से जुड़ गया है। ये हैं भारतीय नौसेना के MP जबीर, जिन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
एथलेटिक्स की दुनिया में भारत को एक और चमकता सितारा मिल गया है। भारतीय नौसेना के अनुभवी खिलाड़ी MP जबीर ने पटियाला में हाल में हुई इंटर स्टेट राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जबीर ने विश्व रैंकिंग के जरिए टोक्यो का टिकट कटाया, जिसमें 14 कोटा उपलब्ध थे। जबीर को हाल ही में पटियाला में हुई नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते गोल्ड मेडल से फायदा हुआ, जिसने उनकी रैंकिंग को ओलंपिक क्वालिफिकेशन के दायरे में पहुंचा दिया और वो टोक्यो का टिकट कटाने में सफल रहे। केरल के रहने वाले MP जबीर ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट होंगे। उनसे पहले आज तक भारत की ओर से सिर्फ महिला वर्ग में ही एक खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। ये खिलाड़ी महान धाविका PT ऊषा हैं, जिन्होंने 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लिया था। इस रेस में वो चौथे स्थान पर रही थीं और कांस्य पदक से चूक गई थीं। जबीर ने अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 49.78 सेकंड का समय लेते हुए इस बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इस युवा एथलीट ने भारतीय नौसेना और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और कई पुरस्कार अपने नाम किए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब खबर यूरो कप से जुड़ी हुई। यूरो कप के क्वार्टर फाइनल्स में आज स्पेन और स्विट्जरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। वहीं एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इटली की टीम बेल्जियम के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव। क्वार्टर फाइनल का रोमांच आज देखने को मिलेगा यूरो कप में। कैसे देखते हैं इन दोनों मुकाबले को? पहले मैच की अगर बात करें, स्पेन और स्विट्जरलैंड। बिल्कुल सुचित्रा, स्पेन और स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो जिस तरह से स्विट्जरलैंड की टीम, अगर दोनों की तुलना करें तो कहीं उसमें तो बिल्कुल साफ है कि स्विट्जरलैंड जो है वो स्पेन के आगे कहीं नहीं ठहरती है। लेकिन अगर पिछले गेम को देखें और जिस तरह से इस बार के स्विट्जरलैंड के प्रदर्शन को देखें पूरी प्रतियोगिता में, तो खासतौर से जिस तरह से फ्रांस के खिलाफ उनका मुकाबला था और उन्होंने विश्व चैंपियन फ्रांस को जिस तरह से हराया, क्योंकि एक समय फ्रांस जो था वो 3-1 से आगे था और वहाँ से स्विट्जरलैंड ने वापसी की, न केवल वापसी की बल्कि 3-3 से पहले बराबरी की और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में जब मुकाबला गया तो वहां पे उन्होंने जीत दर्ज की। तो ये दिखाता है स्विट्जरलैंड की जो एक रणनीति है, जो एक टीम गेम है और जो उनका कहना चाहिए जो खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल है, वो इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छे तरीके से निकल के आया है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ स्पेन की बात करें तो स्पेन की टीम को हम अक्सर जानते हैं कि वो छोटे छोटे पास के दम पर वो आगे बढ़ते हैं और जो उनका पहला हाफ होता है वो कहीं ना कहीं पासेस एक दूसरे को देते हैं और एक छोटे छोटे पास बना करके गोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और क्रोएशिया के खिलाफ जो जिस तरह से उन्होंने क्रोएशिया को हराया था, उस मैच में भी ये चीज बहुत साफ निकल करके सामने आई थी। गौरव, इटली और बेल्जियम के मैच की अगर बात करें, ब्लॉकबस्टर मैच रहने वाला है आज इटली बेल्जियम। बिल्कुल उस पर सबकी नज़र होगी क्योंकि अगर दोनों टीमों की बात करें तो बेल्जियम जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन इटली जो है वो प्रतियोगिता को जीत भी चुकी है और प्रतियोगिता के और बेल्जियम के खिलाफ टीम का रिकॉर्ड जो है वो बेहद शानदार है। लेकिन अगर दोनों टीमों की खासतौर से अगर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को देखा जाए और दोनों टीमों के अटैक और डिफेंस और मिडफील्ड को देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो बेल्जियम है वो अभी हाल फिलहाल में मैं कहना चाहूँगा कि वो प्लस पॉइंट उनको कहीं ना कहीं है। हालांकि बेल्जियम को सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि एडन हजार्ड और केविन डी ब्रुयन जो उनके दो अहम खिलाड़ी हैं वो शायद इस मैच में नहीं होंगे, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बेल्जियम के जो खेमा है उनमें कहीं ना कहीं जरूर एक चिंता का विषय होगा। लेकिन उसके अलावा जी गौरव बहुत बहुत शुक्रिया और जी बिल्कुल जी गौरव बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबकी नजर रहेगी आज इन क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पर यूरो कप में। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बनाए रखिए, जहां भी जाएं मास्क जरूर पहने और ठीक तरीके से पहने। मिड डे प्राइम में इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। Take a decision in common and march in a cooperative way. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Who was the most difficult batsman to bowl to? I started in the era of Graham Bush, Javid, me and Dad, so to speak, Alan Border. And those were prize wickets at the time. And then you come down to the Steve Waugh, Sachin Tendulkar, Inzamam Manola. Indian cricket team is in safe hands under the captaincy of Virat Kohli? I think so. Under the captaincy of Virat Kohli and the guidance of Ravi Shastri, I think they're in safe hands. Both work very well together. They've got a very good understanding. Who is the most promising from the Indian team, you think? I think Shami looks to have good potential and will have good questions to ask of batsmen. जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। आपने वात्सल्य ग्राम की स्थापना की, कैसे हुआ इस संकल्पना का जन्म? नारी निकेतन की माँ स्त्री को अगर नन्हे बचपन के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी तरुणाई की सार्थकता हो जाएगी, क्योंकि उसकी ममता पोषण पा जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण को आप कितनी अहमियत देती हैं? बाहर से ताकत नहीं मिलती है, ताकत आंतरिक होती है और उसे पहचान